नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है। कांवड़ यात्रा 2023 की तैयारियों में जुटी है सरकार। सीएम धामी ले रही है यात्रा के संबंध में समीक्षा बैठक। बता दें कि मेला नियंत्रण कक्ष में बैठक ये जारी है। तो कांवड़ यात्रा 2023 की तैयारियों में अब सरकार जुटी हुई है। खुद मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी ले रहे हैं यात्रा के संबंध में समीक्षा बैठक। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये बैठक जो है मेला नियंत्रण कक्ष में बैठक अभी भी चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं और कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांवड़ यात्रा जुलाई में शुरू होने वाली है, ऐसे उसकी तैयारियों में जुटते हुए अब मुख्यमंत्री नजर आ रही है। सीएम धामी ले रहे यात्रा के संबंध में समीक्षा बैठक और ये बैठक मेला नियंत्रण कक्ष में अभी भी जारी है। तो बैठक चल रही है मेला नियंत्रण कक्ष में। हरिद्वार पहुंचे हैं सूबे के मुखिया और ऐसे में तमाम समीक्षा उनके द्वारा ली जा रही है कि कांवड़ यात्रा बेहद करीब है और ऐसे में तमाम जानकारी वो ले रही है कि किसी तरीके की दिक्कतों का सामना कांवड़ियों को ना करना पड़े। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं, बैठक इस वक्त जारी है और क्या कुछ अपडेट? हेलो, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। विकास को संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन देखिए ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री विकास जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विकास, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं, बैठक चल रही है और क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी हुई है आपके पास? जी, जो जिस तरह से कांवड़ जो मेला है 2023 का, उसकी तैयारियों की समीक्षा के लिए आज पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री आज हरिद्वार पहुंचे हैं और इस समय बैठक यहाँ पर चल रही है, जिसमें न केवल जिले के अधिकारी हैं बल्कि मुख्य सचिव के साथ साथ जो गढ़वाला आयुक्त हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कई बड़े आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही मुख्यमंत्री अभी बैठक जो शुरू हुई है उसके बाद ये पता चल पाया कि मुख्यमंत्री ने क्या क्या निर्देश अधिकारी को दिए हैं कांवड़ मेला को लेकर। हालांकि जिस तरह से मुख्यमंत्री की जिस तरह से सजगता इस मेले को लेकर है, क्योंकि वो खुद गढ़वाल आयुक्त की बैठक अभी 2 दिन पहले हुई थी, उससे पहले जो पर्यटन मंत्री है उन्होंने भी एक समीक्षा बैठक की थी। कह सकते हैं कि पूरी सरकार कांवड़ मेले की यात्रा को लेकर काफी उत्साहित यहाँ पर नजर आ रही है। और पर्यटन मंत्री द्वारा खुद ये भी कहा गया है कि जिस तरह से कांवड़ जो यात्री आएंगे उनके ऊपर सरकार की तरफ से कुछ वर्षा यहाँ पर की जाएगी। तो कह सकते हैं कि कांवड़ यात्रियों की जो स्वागत के लिए पूरी सरकार यहाँ पर तैयार है। और कांवड़ की समीक्षा जो बैठकें हैं वो लगातार चल रही हैं, जिसकी आज बैठक की उसी क्रम में आज समीक्षा बैठक है और जो मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, कब तक ये बैठक चलने वाली है और क्या कुछ जानकारी इस बैठक से निकल के सामने आ रही है? विकास, देखिए, इस बात का साफ साफ इस तरह से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री कितने सजग यहाँ पर हैं, क्योंकि मौसम खराब होने के बावजूद मुख्यमंत्री बाई रोड हरिद्वार पहुंचे हैं और समीक्षा की जो बैठक है उसको लेने के लिए बाई रोड हरिद्वार पहुंचे हैं और इस समय बैठक चल रही है। अगर बात करें जिस तरह से प्रोटोकॉल अभी मुख्यमंत्री का आया है, लगभग 5 बजे तक ये बैठक यहाँ पर चली। लंबी बैठक यहाँ पर मुख्यमंत्री इस कांवड़ यात्रा को लेने वाले हैं, संबंध लेने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि काफी लंबी और महत्वपूर्ण बैठक इस समय हरिद्वार में कांवड़ मेला की यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है। जी, देखा जाए तो उत्तराखंड सरकार के पास इस वक्त दोहरी तिहरी चुनौती जो है उनके सामने खड़ी हो चुकी है। पहली चुनौती मौसम से जुड़ी हुई है कि किस तरीके से मौसम का मिजाज जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है दिन पर दिन, और चारधाम यात्रा भी लगातार जारी है और ऐसे में कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो उसको लेकर भी खासा ध्यान उनकी तरफ से रखा जा रहा है। तो देखिए 3-4 चुनौती एक साथ सरकार के सामने खड़ी होते हुए नजर आ रही है। विकास, जी बिल्कुल, जिस तरह से पहले चारधाम यात्रा जो फिलहाल चल रही है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चाहे केदारनाथ हो चाहे बद्रीनाथ हो चाहे दोनों अन्य जो धाम है, वहाँ पर लगातार जो संख्या का रिकॉर्ड है वो नए नए आयाम यहाँ पर अपने प्रकट कर रहा है। वहीं जिस तरह से अब मौसम में खड़बड़ बदली है, लगातार बारिश पहाड़ी क्षेत्रों में और पूरे उत्तराखंड में यहाँ पर हो रही है, वो कहीं ना कहीं चुनौती बिल्कुल यहाँ पर खड़ी खड़ा है। जिस तरह से मौसम लैंडस्लाइड हो रही है, जो जिस तरह से गंगा है या जो नदियां हैं, काफी नदियां हैं, उनमें पानी काफी बढ़ के आ रहा है। जो उसके बाद अब जिस तरह से कांवड़ मेला एक नई चुनौती रहने वाला है, क्योंकि इस कांवड़ मेले के 15 दिनों के अंदर करोड़ों की संख्या में लोग हरिद्वार पहुंचते हैं, ऋषिकेश पहुंचते हैं। और केवल हरिद्वार ऋषिकेश नहीं, जो जिस तरह से
मसूरी के पास एक मंदिर है, वहां तक लोग यहाँ पर पहुंचे। जी बिल्कुल, खुद तैयारियों की समीक्षा जो है सूबे के मुख्यालय रहे हैं और अभी तक बैठक जारी है और देखना होगा ये बैठक कब तक चलेगी। और मौसम की खराबी के कारण जो है बाय रोड जो है इन्होंने यात्रा की और हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास चौहान आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में तीसरी G20 बैठक होने जा रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य समूह की बैठक में बुनियादी ढांचे के निवेश के विभिन्न पहलुओं पर मंथन शुरू हो गया है। पहले दिन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ साझेदारी में टिकाऊ शहरों के रोडमैप पर चर्चा हो रही है। नरेंद्रनगर स्थित होटल वेस्टिन में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव सोलोमन अरोकिया राज ने कहा है कि G20 समिट में सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कुल 63 प्रतिनिधि 2023 इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडा पर पहले 2 समिट में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो 63 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भव्य तरीके से ये G20 समिट का आयोजन किया गया है। नरेंद्रनगर में ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वो तस्वीरें भी देखी थी जब जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे तमाम प्रतिनिधि जो पहुंचे थे वो सांस्कृतिक नृत्य में किस तरीके से हिस्सा ले रहे थे, उनके चेहरे पे वो खुशी नजर आ रही थी। और ऐसे में ये G20 की बैठक जो है नरेंद्रनगर में आयोजन किया गया, तीसरी G20 की बैठक का, जो कि काफी अपने आप में अहम हो जाता है। 63 प्रतिनिधि यहाँ पे पहुंचे हैं और ये बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित कंडियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, बैठक शुरू हो चुकी है, तस्वीरें अंदर से सामने आनी शुरू हो चुकी है। दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे अमित को, लेकिन ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि 63 प्रतिनिधि जो है इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए निकल चुके हैं और ये तस्वीरें होटल के अंदर से सामने आ रही है जहां पे भव्य तरीके से आयोजन किया गया है। 63 प्रतिनिधि यहां पे पहुंचे हैं और G20 का ये पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है। और पिछले दिनों भी देखा था किस तरीके से तस्वीरें निकल के सामने आ रही थी। इस G20 बैठक के लिए काफी दिनों से जो है तैयारियां की जा रही थी और इसीलिए तमाम नरेंद्रनगर को तरह तरह की चीजों से सजाया गया था। और ये उत्तराखंड के पारंपरिक नृत्य भी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर प्रतिनिधि के स्वागत के लिए रखे गए थे और वो तस्वीरें भी निकल के सामने आई थी। और अब देखिए G20 की बैठक होने जा रही है। इससे पहले 2 बैठक हुई, वो भी काफी अच्छी रही, सुगम रही और ये तीसरी बैठक अभी भी जारी है। बता दी G20 की बैठक ये तीसरी है उत्तराखंड में और ऐसे में G20 की बैठक शुरू हो चुकी है। काफी अंदर की तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। इस बैठक से जुड़ी हुई उत्तराखंड के पारंपरिक वेशभूषा के साथ तमाम प्रतिनिधि का स्वागत किया जा रहा है, तिलक लगाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। और सुरक्षा की बात की जाए तो उसके भी व्यापक प्रबंध है और यहाँ पे जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वो बयां करती है अपने आप में कि किस तरीके से प्रतिनिधि देवभूमि के इस स्वागत से काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ऋषिकेश से सीधे हमारे संवाददाता अमित कंडियाल जुड़ चुके हैं। अमित, तस्वीरें अंदर से भी निकलनी शुरू हो गई है, किस तरीके से स्वागत उनका किया जा रहा है? तमाम प्रतिनिधि के चेहरे पे खुशी की लहर दिख रही है। जी, अलग अलग देशों से जो प्रतिनिधि यहाँ पर उत्तराखंड पहुंचे हैं इनका अलग अलग तरीके से अलग अलग अंदाजों में यहाँ स्वागत किया जा रहा है। जो उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा है उसमें महिलाएं जो सर धज के वहाँ पर खड़ी है और तिलक लगाकर, और जो पुरुष है वो उनको माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं और ढोल नगाड़ों की थाप में उनका जो स्वागत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं और साथ साथ जो प्रतिनिधि आ रहे हैं उन पर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और काफी खुश नजर आ रहे हैं इस संस्कृति और इस स्वागत को देखकर। जो प्रतिनिधि आ रहे हैं और अपने आप में जो शासन प्रशासन ने हर तरीके की मुकम्मल की कि किसी भी तरीके की जो प्रतिनिधि है उनको दिक्कत ना आए। जी बिल्कुल, सबसे खास बात तो यह है कि इस पूरे बैठक में देखिए उत्तराखंड के जो पारंपरिक है, उत्तराखंड के जो संस्कार है वो झलक रही है। किस तरीके से स्वागत किया गया तमाम प्रतिनिधियों का तिलक लगाकर, और जो महिलाएं स्वागत करी है वो भी पूरे उत्तराखंड के वेशभूषा में नजर आ रही है। जैसा कि देखा जा रहा है कि गर्व की बात है कि जो भारत को अध्यक्षता करने का मौका मिला है G20 का, साथ में देखा जाए तो जो उत्तराखंड का सौभाग्य भी है, जो उत्तराखंड को भी इन दिनों का कार्यक्रम मिला है। तो कहीं ना कहीं ये जो संस्कृति की झलक देखने लाजिब थी कि इसको उत्तराखंड की संस्कृति के साथ साथ इनका स्वागत किया जाए। और साथ में देखा जा रहा है कि जो प्रतिनिधियों के लिए जो भोजन की व्यवस्था की गई है उसमें एक उत्तराखंड के कई जो पारंपरिक और सांस्कृतिक
जो मिलन के साथ साथ जो भोजन भी तैयार किया गया है और गढ़वाली भोज भी उनको परोसा जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो एक आकर्षण का केंद्र रहेगा प्रतिनिधियों के लिए कि उत्तराखंड में क्या जो खान पान है, जो पारंपरिक खान पान है, वो कहीं ना कहीं सेहत के लिए भी महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं यहाँ का एक संदेश जाता है कि उत्तराखंड में एक जड़ी बूटियों का प्रदेश है और ये प्रकृति का प्रदेश है। और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर जो प्रतिनिधि अपने देश में जाएंगे लेकर, तो वहां से जो आने वाले जो पर्यटक है या अन्य देशों से कई तरीके से जो यहाँ पर भारत में आते हैं, तो यहाँ का जो कल्चर है वो अपने साथ ले जाकर यहाँ आने के लिए आने वाले समय में पर्यटन भी बढ़ेगा। अगर पिछले 2 G20 समिट की बात की जाए तो काफी सुगम तरीके से दोनों G20 हो गई। अगर तीसरे G20 की बात की जाए जिसका आयोजन नरेंद्र नगर में हुआ है, तो ये कितना खास हो जाता है देवभूमि के लिए? अमित, कहीं ना कहीं जो ये कार्यक्रम का स्थल रखा गया है वो नरेंद्र नगर में रखा गया है। नरेंद्र नगर का एक होटल में यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पहाड़ी का नजारा देखने को प्रतिनिधियों को मिलेगा कि एक उत्तराखंड की जो शांत वादियां है, ऊपर से जो मौसम है, मौसम ने इस पे 4 चांद भी लगा दिए हैं कि कहीं ना कहीं खुशनुमा मौसम हो गया है, बारिश हो रही है और सुहाना मौसम हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ियां हैं और खूबसूरती उत्तराखंड की वादियां वो प्रतिनिधियों को देखने को मिल रही है। और जो ये लुभाने वाली जो चीज है, तो उसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत भी उनको लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ में जो पारंपरिक भोजन के साथ साथ हर तरीके से प्रतिनिधियों के लिए स्वागत में उत्तराखंड खड़ा है और शासन प्रशासन खड़ा है और तमाम तैयारियां इस तरीके से मुकम्मल की गई है कि किसी भी तरह से प्रतिनिधियों के बीच में गलत संदेश ना जाए उत्तराखंड और भारत को लेकर। इसलिए हर संभव प्रयास किया गया। साथ में देखा जा रहा है कि नरेंद्र नगर की पहाड़ी से जब वो कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे, उसके बाद एक 28 तारीख को ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट, जहाँ की 3 नदियों का संगम गंगा यमुना सरस्वती का है, वहाँ पर एक गंगा आरती का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि जो प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक गंगा माँ की जो आस्था का सैलाब है वो उस समय देखने को प्रतिनिधियों को मिलेगा कि किस तरीके से उत्तराखंड में जो है प्रकृति है, जो देवता वो अध्यात्म है, किस तरीके से लोग उससे जुड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अध्यात्म का संदेश भी हमारे जो भारत का है प्रतिनिधियों के बीच जाएगा। बात की जाए तो ये जो बैठक नरेंद्र नगर में हो रही है, इस बैठक का आयोजन काफी दिनों पहले से इसकी शुरुआत कर दी गई थी, तैयारी काफी दिनों पहले से चल रही थी। इस वक्त क्या कुछ तैयारी निकल के सामने आ रही है? क्या कुछ इंतजाम देखे जा रहे हैं? क्या कुछ सिक्योरिटी के इंतजाम नजर आ रहे हैं? अमित, G20 को लेकर जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। जो कार्यक्रम स्थल पे वहां पहुंचने के अलग अलग कैटेगरी में स्थान चिन्हित किए गए हैं और अलग अलग पार्किंग रखी गई है। और जो कैटेगरी वाइज जो वहां पर पहचान पत्र जो ये इशू किए गए हैं, वो अलग अलग कैटेगरी के, कि कौन कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेगा और कौन कार्यक्रम स्थल के सेकंड 2 वे तक रहेगा और कौन एक जो मीडिया प्रतिनिधि है वो कहाँ पर रहेंगे। तो हर तरीके से एक कैटेगरी बांटी गई है कि ताकि सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक ना हो। और सड़कें भी दुरुस्त कर दी गई है कि किसी भी तरीके से इस तरीके से पहाड़ी मार रहता है तो कई दफा ये दिक्कतें आती है कि कोई प्राकृतिक ऐसा जी बिल्कुल, जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वो काफी कुछ बयां करती है कि जो 63 प्रतिनिधि आए हैं उनके चेहरे पे किस तरीके से मुस्कुराहट नजर आ रही है। उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा भी देख रहे हैं और स्वागत भी उसी तरीके से किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड समेत देश के सभी राज्यों में बीजेपी का इन दिनों महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, जिसमें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद भी करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी के सरल ऐप में उत्तराखंड राज्य को तीसरा स्थान मिला है, जिसमें नंदप्रयाग नगर पालिका की अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णव ने सबसे ज्यादा सरल ऐप में घर घर अभियान की पोस्ट साझा की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कल देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में हिमानी वैष्णव मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री के साथ संवाद कार्यक्रम में संवाद करेंगी। पहली बात तो बहुत स्पष्ट कर दूं, अब हमने 4 रैलियां स्थगित कर दी हैं। प्रत्येक विधानसभा 75 विशिष्ट जनों से मिलने का जो कार्यक्रम था, लगभग 3 दिन के अंदर हमारा वो कार्यक्रम भी। प्रदेश में आए दिन लगातार हो रही भारी बारिश के कारण विकासखंड मुनस्यारी के तहसील बागपानी क्षेत्र के ग्राम पंचायत सितरला में सुपली देवी का परिवार खतरे की जद में है। लगातार हो रही बारिश से मकान के पीछे से भूस्खलन हो रहा है और मकान को भी काफी क्षति पहुंच रही है। पीड़ित प्रभावित परिवार शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम सिंह दानू से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार का मकान काफी खतरे के जद में है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि शीघ्र पीड़ित परिवार को सुरक्षित स्थान शेरा में शिफ्ट कराया जाए।
उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा है कि जब भी कोई दल सत्ता में होता है तो उसे जनसंपर्क अभियान नहीं बल्कि अपने कार्यों को लेकर जनता के बीच पहुंचाना चाहिए, उन कार्यों के बारे में बताना चाहिए ताकि जनता को विकास की योजनाओं का लाभ मिल सके। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की रणनीति अलग है, वो समय से पहले चुनाव कराना चाहती है, इसलिए इस तरीके की जनसंपर्क अभियान चला रही है। जब कोई पक्ष सत्ता में होता है, कोई दल सत्ता में होता है, तो उन्हें जनसंपर्क के बजाय अपने द्वारा किए हुए कामों को बताना चाहिए, जो कि नहीं दिखता। ये अपने किए हुए कामों को नहीं बता रहे हैं, ये सिर्फ इस बात को कह रहे हैं कि बस बीजेपी को वोट दीजिए। तो जनता सब समझती है कि ये आज अपने मतलब के लिए हमारे बीच आए हैं, इनका आज अपना मतलब है। चुनाव समय से पहले कराने की इनकी योजना है। जो चुनाव अप्रैल और मई 2024 में होने वाले थे उसको दिसंबर और नवंबर में कराने की इनकी योजना है। इसलिए ये राजनीतिक कवायद के तहत हमारे द्वार तक आए हैं। लोग इस बात को समझते हैं। और उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता भाजपा नेताओं पर जुबानी हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और जनता के मुद्दों से विपरीत काम करने का आरोप भाजपा की सरकार पर लगा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा है कि कांग्रेस की जहां जिस राज्य में सरकार आई है, कांग्रेस जनता से किए वादे पूरे कर रही है, चाहे फिर हिमाचल में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ हो या फिर कर्नाटक में किए गए 5 वायदे हो। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि कर्नाटक में विपक्ष के दबाव में रहते हुए भाजपा की सरकार ने विसंगतियों भरा धर्मांतरण कानून बनाया था, जिसमें अब कांग्रेस की सरकार उसे वापस रद्द कर बेहतर बनाने का काम करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी जनहित के काम कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है उनका लगातार विरोध कर रही है। आप देखिए, कर्मचारी लंबे समय से ओपीएस की मांग कर रहे थे और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें आई हैं, कर्मचारियों को उनका हक दे दिया गया है। कर्मचारी बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप देखिए, हिमाचल में 1500 रुपये हर गृहिणी को दिए जा रहे हैं, ये कितना बड़ा कदम है। कर्नाटक में जो फैसले लिए गए, जो 5 वादे, 5 गारंटियों का वादा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जनता से किया था, वो सारी की सारी पूरी कर दी गई हैं। और जो ये तथाकथित धर्मांतरण विरोधी कानून जो वहाँ पर लागू था, आपको याद होगा कि ये विपक्ष के भारी विरोध के बाद जो है इन्होंने वहाँ पर पारित किया था। इसमें तमाम खामियां थी, विसंगतियां थी, निश्चित तौर पर उनको दूर किया जाएगा भविष्य में और ये जनहित में और जनता की मांग पर ही वहाँ पर जो है वापस लिया। और राज्य की धामी सरकार में कृषि विभाग संभाल रहे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि उनके विभागों में विकास योजना के लिए जो बजट दिया जाता है उसके खर्च करने की रफ्तार सही है और योजनाओं का लाभ आम जनता को मिलने लगा है। कृषि मंत्री ने कहा है कि अब तक विभाग में जो योजनाएं शुरू हुई है उन योजनाओं में लगभग 90% बजट खर्च किया जा चुका है, जो विकास को बढ़ाने वाला और योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने वाला है। कहते हुए कि लगभग सभी योजनाओं में हमने 90% से ऊपर पैसा खर्च कर दिया है। कुछ एक योजनाओं में क्योंकि पैसा लेट मिला, 1-2 योजनाओं में, उस वजह से वो खर्च नहीं हो पाया और बाकी सभी योजनाओं में 100% पैसा खर्च हुआ है। कुछ अहम जानकारी आ रही है, जहां कर्णप्रयाग नंदप्रयाग मोटर मार्ग पर भरभराकर गिरी है चट्टान। सुबह 5 बजे पहाड़ से चट्टान टूटने से मोटर मार्ग बंद हो गया है। एक छोर से दूसरे छोर पैदल कर रहे लोग आवाजाही, लोक निर्माण विभाग सड़क खोलने में जुटा हुआ है, तो आवाजाही बंद हो चुकी है। एक छोर से दूसरे छोर तक लोग पैदल आ जा रहे हैं। सुबह सवेरे 5 बजे पहाड़ जो है भरभरा कर गिर गई है, जिसकी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। और यहाँ पे आवाजाही बंद हो चुकी है, लंबी कतारें लगी हुई है, लोग पैदल जाने पर मजबूर है। एक छोर से दूसरे छोर तक लोग पैदल आवाजाही कर रहे हैं और ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है जब जान को हथेली में लेकर लोग एक छोर से दूसरे छोर पे जा रहे हैं। पैदल आवाजाही को मजबूर हो चुके हैं वहां के लोग। बता दें, चट्टान भरभरा कर गिर गई है। नंदप्रयाग नंदा नगर मोटर मार्ग पर ये चट्टान गिरी है। और रविवार की देर रात रामनगर रोडवेज स्टेशन के पास एक व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शनाख्ती के प्रयास करे, लेकिन सबकी रात में कोई शनाख्त नहीं हो पाई। देखिए, कल रात करीब 2 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक वृद्ध व्यक्ति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है रोडवेज केमू बस अड्डे के सामने। तो 108 के माध्यम से हॉस्पिटल इन्हें एडमिट करवाया गया था, जहां चिकित्सकों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
इनकी शिनाख्त राम सिंह के रूप में हुई है, जो जोगीपुरा पुछली रामनगर के रहने वाले हैं। पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। ये 2-3 दिन पहले मुरादाबाद गए थे बहन के वहाँ, और वहाँ से शाम के टाइम चले हैं। ये सीधा पता नहीं कि रोडवेज से आए होंगे, और वहाँ आने के बाद मेरे को मम्मी को दिखाने में आज सुबह यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे पता चला है कि ऐसे ऐसे मेरे पापा की बॉडी वहाँ मिली। अब मुझे ये पूरी वो नहीं पता चल रहा है कि कैसे मिली है, क्या मिली है, किस चीज़ में मिली है। तो जब मैंने पापा को देखा तो मुझे लगा इनके पैर में पट्टी लगी थी, और ये चोट इनके पहले थी नहीं। अब किस वजह से वो पट्टी लगी है ये मुझे जानना है, ये मुझे कोई संधि वो लग रही है, तो इसलिए मैं पूरी वो चाहता हूँ, इसलिए जानकारी मुझे। और रुड़की में एक युवक को जामुन तोड़ना भारी पड़ गया। दरअसल जामुन तोड़ने पेड़ पर चढ़ा युवक पैर फिसलने के कारण नीचे दीवार में लगे सरियों में फंस गया। आसपास के लोगों ने जब जाकर देखा तो युवक के हाथ में सरिया घुसा था और वो सरियों के बीच में फंसा हुआ था, जिसके बाद लोगों ने मशीन से सरिया काटकर कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है जब युवक का जामुन तोड़ना जो है युवक को भारी पड़ गया है और सीधे नीचे गिर गया। युवक को बाहर निकाला गया सरिया काटकर। सुबह में जब नेहरू स्टेडियम की तरफ से निकल रहा था, अचानक एक युवक जो तीसरी मंजिल पर ऊपर से जो अचानक वो डाल टूटी और वो नीचे आकर गिरा, जिसके हाथ में सरिया घुस गया था। काफ़ी घायल हो चुका था, एक हाथ फ्रैक्चर भी हो चुका था। बड़ी मशक्कत के बाद उस सरिया को काटा गया और मेरे द्वारा ही सरिये को काटा गया था, और उस युवक को जो वहाँ पर फंसा हुआ था उसका हाथ ऊपर से निकालकर एम्बुलेंस में पहुँचाया गया था। और मैं लोगों से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग वहाँ पर खड़े थे, अधिकतर वो लोग वहाँ वीडियो बना रहे थे, वीडियो ना बनाएं, लोगों की मदद पहले करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घायल हुआ था, तड़प रहा था। अब देखते हैं, उपचार के लिए रुड़की सिविल हॉस्पिटल भेजा गया है। मैं भी मौके पर जाऊँगा और देखूँगा उनके क्या अब कैसी। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए इंडिया वॉच।